अब बात आती है कि एसआईआर जो अभी होने जा रहा है, जो 30 जून से झारखंड में स्टार्ट होगा, 6 जून से स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हमें क्या करना है और कैसे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा पाए। आप लोगों ने देखा कि पिछले कई महीनों से झारखंड में प्री एसआईआर चल रहा था, यानी कि मैपिंग का काम चल रहा था, और अभी जो उसकी ड्राफ्ट लिस्ट आई है, जो अनमैपिंग हम लोग देख रहे हैं, तो झारखंड में तकरीबन 74-75% मेरे ख्याल से मैपिंग हुआ है। आप लोग ने देखे होंगे, अखबार में भी आया है जो अभी भी लगभग 70 लाख लोगों का नाम अनमैपिंग की सूची में है, उनका मैपिंग नहीं किया गया है, मतलब वो करा नहीं पाया, या तो जानकारी का अभाव है या किसी समस्या के कारण उनका मैपिंग नहीं हुआ है। तो हम लोग अभी उसका भी मैपिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग अब तो आप जाएंगे सीईओ झारखंड के वेबसाइट में, तो आपको अनमैपिंग का पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। आप जिस बूथ का निकालना चाहेंगे वो बूथ का निकल जाएगा। हम लोग अपने इलाके में, मैं जहाँ रहता हूँ, मैंने अपने एक साथी को लगाया है, इंटर्न के स्टूडेंट है, अभी मेरे मेंटरशिप में 2 स्टूडेंट झारखंड में आकर वो जन मुद्दों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको मैंने बैठाया और मैंने अपने बेरमो विधानसभा के 355 जो अनमैपिंग लिस्ट है उसको मैंने अभी निकलवाया है, और अभी उस लिस्ट को अपने साथियों की मदद से अलग अलग जहाँ जहाँ वो मतदाता सूची लगाना चाहिए वहाँ हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए आपका नाम मैपिंग नहीं हुआ है, आप अपना नाम मैपिंग करा लें। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका कहना था हमको मैपिंग करा लिए, फिर भी मेरा नाम मैपिंग में आ गया। तो इससे एक बेनिफिट हुआ है कि दोबारा उनका मैपिंग हो जा रहा है। आप लोग से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप जहाँ रहते हैं अपने बूथ का निकालें, अगर उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, कहीं छपवा नहीं सकते हैं, तो उसको ग्रुप में शेयर कर दें। अगर कोई स्थानीय ग्रुप में बना हुआ है उस ग्रुप में शेयर कर ले, तो उनका जो भी लोग उस ग्रुप में हैं वो अपना अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने पास पड़ोस का नाम उनको देख पाएंगे और उनको बता पाएंगे कि आपका नाम अनमैपिंग हो गया है, तो आप अपना मैपिंग का काम कर लें। ये 28 तक होना था, लेकिन इसका डेट अभी बढ़ा दिया गया है, अभी कुछ दिन बचे हुए हैं। फिर ड्राफ्ट जब आएगा पता चलेगा कि उन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है। अब बात आती है कि एसआईआर जो 30 जून से होगा उसमें क्या करेंगे। तो बीएलओ आपके घर घर आकर के एनुमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र देंगे या देगा। आपको उस गणना प्रपत्र को भरना है, उसमें कोई कागजात आपको नहीं लगानी है। 2003 में अगर आपका नाम मतदाता सूची में है, आपका मैपिंग हो गया है, तो कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेना होगा। लेकिन 2003 के मतदाता सूची में आपका नाम या आपके माता पिता का नाम या आपके नाना नानी दादा दादी का नाम नहीं है, मैपिंग नहीं हुआ है, तब आपके लिए थोड़ी परेशानी है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत में जन्म लिए हैं, आपका यहाँ रहने का प्रमाण पत्र है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं, जो आपको वो 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। उसमें आधार नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था बिहार के मामले में, तब बात आई कि आधार को भी रखा जाए, लेकिन वो आधार सिर्फ एड्रेस प्रूफ के लिए मांग होगा, वो जन्म के लिए मांग नहीं होगा। जन्म तिथि उसमें जो आपका दर्शाया गया उसको मान्य नहीं होगा, सिर्फ आधार आपको पहचान के लिए होगा कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। तो 11 डॉक्यूमेंट्स किसको में से एक डॉक्यूमेंट्स किसको देना है? उसमें निर्वाचन आयोग ने 2003 में मतदाता सूची में जिनका भी नाम है उनको वैध मतदाता माना है, यानी आप वो भारत के नागरिक उनको मानते हैं, उनको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ना उनके परिवार के किसी सदस्यों को कोई डॉक्यूमेंट देना है। लेकिन आपका जन्म अगर 1 जुलाई 1987 के पहले है, जो 2003 में है, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। 1 जुलाई 1987 के बाद अगर 2 दिसंबर 2004 तक है, तो अब आपको डॉक्यूमेंट देना है। तो कैसे कैसे देंगे उसको भी समझ लीजिए। 1 जुलाई 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपका नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है, या आपके नाना नानी दादा दादी माँ बाप का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट करना होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है उनको। लेकिन अगर 1 जुलाई 1987 के बाद 2 दिसंबर 2004 के बीच आपका जन्म हुआ है, तो आपको अपना भी देना है, साथ साथ अपने माता यानी वालिद या वालिदा में किसी एक का। तो 2 डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा, कागजात लगाने पड़ेंगे।
वही 11 डॉक्यूमेंट में से जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया है उसमें से 2 डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। लेकिन 2 दिसंबर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तो फिर आपको अपना भी लगाना है, अपने माँ का, अपने वालिद यानी अपने वालिद और वालिदा दोनों का, यानी 3 डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे ये साबित करने के लिए कि आपका जन्म झारखंड में हुआ है, आप यहाँ के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं। तो इसमें 3 डॉक्यूमेंट लगाएंगे तभी आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका मतदाता सूची में नाम नहीं आएगा, ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जिनका नाम 2003 में था या जिनका मैपिंग हो गया उनको किसी तरह का कोई कागजात जो एनुमरेशन फॉर्म आएगा उसमें नहीं सबमिट करना है, सिर्फ एनुमरेशन फॉर्म को भरना है। अब एनुमरेशन फॉर्म को भरेंगे तो उसमें आपको जो कागजात मिलेंगे वो देखिए ये है, आपको फर्स्ट पेज ये दिख रहा होगा, शायद मिला है आप लोगों को, नहीं मिला है तो उसको भरवा दीजिए। तो ये आपको फर्स्ट पेज है जिसमें एनुमरेशन फॉर्म में आपका नाम उसमें होगा, आपका सीरियल नंबर, पार्ट नंबर होगा, आपका विधानसभा का नाम होगा, आपका QR कोड दिया होगा जिसमें आप चाहेंगे तो आप उसमें स्कैन करके अपने डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आपको इसमें पुराना फोटो लगा हुआ होगा, लेकिन एक नया फोटो आपको करंट में इसमें लगाना है। करंट फोटो लगाएंगे तब इसमें आपको आगे फिर इसमें जो प्रोसेस है वो अभी हमारे साथी परवीन भाई इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो साथियों, SIR के माध्यम से एक तरह से चुनाव आयोग जो है भारत की नागरिकता की पहचान भी कर रही है, जो स्पष्ट तौर पर ये बिल्कुल इसके खिलाफ में बहुत सारे लोग खड़े हैं कि चुनाव आयोग का काम नहीं है क्या वो एक मतदाता का नागरिकता की पहचान करे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह चुनाव आयोग बिल्कुल एक ढिलाई के साथ अपनी चीज़ों को नाफिज करने पे तुले हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक तरह से उनको सपोर्ट भी कर रही है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे को समझते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना कटे, जो जेन्युइन मतदाता है उनको मतदाता सूची में नाम। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जानकारी अभी हमारे जवला भाई हैं SIR को देंगे, परवीन भाई एनुमरेशन फॉर्म के बारे में बताएंगे। मैं चाहूँगा अगर और कोई सवाल इस ताल्लुक से हो तो आप लोग जरूर करें, बताएं। एक चीज़ ये है सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं अपने ग्रुप में, अपने परिवार के लोगों के बीच में, अपने जो भी अन्य ग्रुप चलता है उसमें डाल देंगे, उससे लोगों को फायदा होगा और उसमें उनको मदद मिल पाएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके अगर आपका जो सवाल था मिसाल के तौर पर हाँ आपकी पैदाइश 1954 में 1/1/1954 और बेटे की पैदाइश है 1/1/1973 को। सूरत में 19 साल का गैप होता है, क्या ये सही है? जो एक तार्किक विसंगति करके जो है, तार्किक विसंगति, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है अभी। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में तार्किक विसंगति में उस तर्क के हिसाब से कुछ विसंगति है, मतलब मैच नहीं कर रहा। क्या नहीं मैच कर रहा है कि ये जो है बेटा और माँ में जो है, या बेटा और पिता में 15 साल से कम उम्र का अंतर, ठीक है, 15 साल से कम उम्र का अंतर, इसको तार्किक विसंगति में आ रहा है। इन्होंने जो 15 साल से कम है वो तार्किक विसंगति में आ जाएगा, जो 50 वर्ष से ज्यादा है वो भी तार्किक विसंगति में आ जाएगा। अगर अंतर जो है वो 15 वर्ष से कम है वो तार्किक विसंगति में आएगा, 50 वर्ष से ज्यादा है तब तार्किक विसंगति में आएगा, और 5 बच्चे से ज्यादा है तो भी तार्किक विसंगति में आएगा, ठीक है। अगर कई जो भाई बहन हैं वो बोलते हैं, और मुस्लिम समाज में और आदिवासी समाज में भी, मेरी वाइफ आदिवासी है तो उसमें उनके 8 भाई बहन थे। अब तो 8 भाई बहन से मैंने कुछ गुजर गए, लेकिन 8 भाई बहन अगर बोलेंगे कि हमारी माँ जो है
हमारे पिताजी वही थे, तो वो तार्किक विसंगति में आ जाएगा। ठीक है, और तार्किक विसंगति में आने का मतलब है आपको जान नोटिस आएगा, और नोटिस आएगा तो आपको जाके बोलना है कि सर हम तो पैदा हो गए थे, हम लोग जो इतने बच्चे हैं हम लोग सब की पिताजी यही है। हाँ, या फिर हमारी माँ का जो है शादी जो है 13 साल में ही हो गया था, और मेरी माँ जो है 14 साल में ही मुझको जन्म दे दी, होता था पहले। ठीक है, तो ये कोई गलत बात नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है। और नोटिस आएगा, नोटिस की बात जाना है, आप वहां जाएंगे और वहां पे हाजिर देंगे, और वो तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे। और वो जो है तार्किक विसंगति कोई इंसान नहीं कर रहा है, वो कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। उन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डाली है। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डाल के अगर कोई मोहम्मद लिखकर MOHD लिखते थे, और अभी MD कहीं पे लिखा हुआ है, ये MOHD और MD कैसे अलग अलग है? शकील है तो SHAKIL भी लिख सकते हैं, SHLQIL भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये तार्किक विसंगति अब में आ जाएगा। जहां पे कंप्यूटर को मिसमैच दिखेगा ना, वो जो है आपका जो है लिस्ट में डाल देगा कि आप आके थोड़ा सा हाजिरी दीजिए। ठीक है, तो मुख्य बात ये है, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, और वो तार्किक विसंगति जो है वो अभी मैपिंग के समय में नहीं आएगी, इसलिए मैपिंग के समय में आपको सोचना भी नहीं है। अभी मैपिंग की प्रक्रिया हो रही है। मैपिंग की प्रक्रिया जितनी हो जाए, जितने लोग कर ले तो अच्छा है, और नहीं कर पाए तो डरने की क्या बात है। फिर उसके बाद आप जो लोग नहीं हुआ वो अपना दस्तावेज, नोटिस आएगा और आप अपना दस्तावेज ले जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मेरा, आपको जब नोटिस आएगा तो नोटिस में ये प्रूफ करना है कि आपका जन्म भारत में हुआ था, आपके माता पिता का भी इधर ही के हैं, तो ये जो चीजें हैं ये आपको प्रूफ करनी होंगी एक तरह से। एक जो है यहाँ पे एक लाल वाला पर, ये लाल और ये पर्चा आपके हाथों में नहीं आया ना, तो बांटा नहीं है ना, तो बांट दीजिए, एक नीला दे दीजिए। एक लाल पर्चा मिलेगा आपको, इसमें आपका दिया रहेगा कि गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरना है। गणना प्रपत्र क्या है? ये गणना प्रपत्र मतलब एक होता था जनसंख्या गणना, तो जनसंख्या गणना वाला भी आएगा, अभी आदमी आ रहा है ना, आजकल आ रहा था जनसंख्या गणना। जनसंख्या गणना वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। SIR का गणना प्रपत्र कब मिलेगा? 30 जून से मिलेगा। 30 जून से 29 जुलाई के बीच में गणना प्रपत्र मिलेगा। वो उस तरह का है जैसा कि सफेद आपको सर्कुलेट हो रहा है, और वो जो फॉर्म है वो अंग्रेजी में ही है। उसका हिंदी स्वरूप ये है, यहाँ पे लाल में आपको दिखेगा। हिंदी स्वरूप जो है डॉक्यूमेंट का वो सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, सरकारी जो है वो अंग्रेजी में ही है। भारत सरकार ने अंग्रेजी में ही निकाला है, उसका हिंदी स्वरूप नहीं निकाला, तो वो हिंदी हमने किया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो आप जो है इस फॉर्म को जो है, जो ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा सबको जिसका नाम 2024 की लिस्ट में था, जिसका नाम 2025 की लिस्ट में था, और जिसका नाम 2026 की लिस्ट में था। आपको कैसे मालूम कि 2026 में कोई लिस्ट बनी? वो इसलिए क्योंकि 2024 में चुनाव हुआ था, और हर साल जो है रिवीजन होता है। कुछ लोग जो है, कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग, तो रिवीजन जो है, रिवीजन एक्सरसाइज हर साल होती है। तो 2025 में भी हुई, 2026 में भी हुई। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि 2026 के रोल में जिसका भी नाम था, सबको ये वाला जो है गणना प्रपत्र मिलेगा, जो अंग्रेजी में होगा। 2 कॉपी मिलेगा वो, हाँ सफेद, सफेद वाला सबके हाथ में सफेद वाला, ठीक है। हाँ, तो वो जो है वो आधा प्रिंटेड आएगा, आधा प्रिंट किया हुआ आएगा। आधा कहाँ प्रिंट किया आएगा?
उसमें आप लोगों का जो है ऊपर में वो ये सफेद वाला नहीं अलग है। ये जो सफेद वाला आप लोगों को मिला है, हाँ, उस सफेद वाले को ऊपर में नाम आपका छपा हुआ आएगा और आपका पुराना फोटो भी आएगा उसमें, ठीक है। और आपको उसमें नया फोटो लगाना है, इसलिए कलर फोटो जितने भी मतदाता है सब लोग अपना 2 कलर फोटो बना के रख लें। पहला बात, ठीक है, 2 कलर फोटो जरूर बना लें, क्योंकि मतगणना प्रपत्र जो है आप लोग को उसमें चिपकाना होगा। पहले जो बोल रहे हैं पहले बढ़िया समझ लीजिए, उसके बाद उसको पढ़िएगा तब समझ में बढ़िया सा आएगा। इधर भी रखिएगा उधर समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा बात हो जाएगा। मेहरबानी है कि आप लोग पहले समझिए। और इसका थोड़ा सा वीडियो हो रहा है, वीडियो आपको दे देंगे, वीडियो फिर आपको दे देंगे। तो गणना प्रपत्र में जो है वो आपको 2 फोटो लगा के देना है। 2 फॉर्म मिलेगा। आपके परिवार में अगर 3 जन है तो 6 फॉर्म मिलेगा। हो सकता है बीएलओ कहे कि भाई मेरे पास तो फॉर्म कम है, तो आपको 3 ही फॉर्म देगा, बोलेगा कि आप इसका जेरॉक्स कर लीजिएगा। ऐसा होता है, ऐसा देखिएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो फॉर्म 2 इसलिए दिए जाएंगे, एक आपको जमा करना है, एक अपना प्राप्ति, एक अपने पास रखना है। तो आपके घर में 3 लोग हैं तो आपको 3 फॉर्म भर के जमा करने हैं और 3 फॉर्म अपने पास में रखने हैं कि मैंने ये सारी जानकारियां भर के दी हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। फॉर्म जो है कब भर के देना है? 30 जून से शुरू होगा, 29 जुलाई तक फॉर्म वापस जमा कर देना। आपको जाके नहीं देना है, बीएलओ आपको आगे लेगी, ठीक है। तो बीएलओ आपको फॉर्म देने आएगी और फॉर्म भरा हुआ जब होगा तो फिर वो फॉर्म भर के देगी। जिसका मैपिंग हुआ है, जिसका मैपिंग नहीं हुआ है, सबको फॉर्म भरना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनका नाम सूची में आए। जो नहीं चाहते कि अपना नाम सूची में आए तो नहीं भरेंगे, ठीक है। उनको भी भरना चाहिए, जिनको मैपिंग सबको भरना है, ठीक है। जिसका मैपिंग हुआ है, जिसका मैपिंग नहीं हुआ है, जो आदमी वहां पे प्रेजेंट है या जो आदमी वहां पे प्रेजेंट नहीं है, चेन्नई गया हुआ है काम करने, जो चेन्नई गया हुआ है काम करने, जो गुजरात गया हुआ काम करने, उसका फॉर्म उसी के परिवार का कोई दूसरा फॉर्म, कोई दूसरा आदमी साइन करके दूसरा आदमी कोई भर का, या फिर वो जो चेन्नई गुजरात गया हुआ है ना, वो ऑनलाइन भी भर सकता है, ठीक है। तो जो बाहर गया हुआ है वो ऑनलाइन भर सकता है, या फिर उसका रिश्तेदार जो है, जो अडल्ट रिश्तेदार है, वो अडल्ट रिश्तेदार साइन करके उसको जमा करेगा। कब तक करेगा? 29 जुलाई तक करेगा। 30 जून में शुरू होगा और 29 जुलाई तक चलेगा, 1 महीने काम होगा ये। और 29 जुलाई के बाद 4 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट किसकी आएगी? क्या मैपिंग वालों की आएगी कि अनमैपिंग वालों की आएगी? उस सभी का नाम ड्राफ्ट सूची में होगा जिसका मैपिंग हुआ है या जिसका मैपिंग नहीं हुआ, दोनों का आएगा। जिसने गणना, जिसने ये फॉर्म भर के ठीक से दिया है ना, वो सबको मिलेगा, वो सबका नाम ड्राफ्ट सूची में आ जाएगा। तो ड्राफ्ट सूची में आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको नोटिस नहीं आएगा, उसके बाद उसमें नोटिस आएगा। और नोटिस ज्यादातर किसको आएगा? नोटिस ज्यादातर जिसका मैपिंग नहीं हुआ है उनको आएगा, और जिसका मैपिंग हो गया है उनको भी आ सकता है। कब आएगा? वो बोलेगा मैपिंग किया हुआ, वो बोलेगा, कंप्यूटर बोलेगा कि कुछ तार्किक विसंगति है, तब उसमें उसको भी नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। तो नोटिस जो है, नोटिस करने की एक तो बात ये है कि हम मानते हैं कि ये जो एसआईआर है, ये एसआईआर जो है, ये प्रक्रिया एक राजनीतिक प्रक्रिया है।
देश भर में, और वो अभी की जो केंद्र में जो सरकार है उसकी एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है। वो राजनीतिक हथियार क्या है? वो राजनीतिक हथियार ये है कि केंद्र सरकार है और उसने चुनाव आयोग को अपनी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करना है, वो सबकी नागरिकता जांच करना है। चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहा है नागरिकता जांच करने के लिए। नागरिकता जांच करने का अधिकार किसको है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। वो तभी जांच होता था जब कोई कंप्लेंट होती थी, लेकिन अभी इन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया कि पूरा जो सब कोई है सबको लाइन में लगाना चाहिए। जैसे इन्होंने नोटबंदी में लाइन में लगाया और अलग अलग समय में इन्होंने लाइन में लगाया। अभी हम लोग को अभ्यस्त हो जाना है कि हम लोग लाइन में लगे हुए, लेकिन लाइन में लगने के लिए हम लाइन में जो उन्होंने लगाया है उसमें भी हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और हम लोग अपना वोट देने का अधिकार भी बचा के रखेंगे और अपना नागरिकता जांच अगर वो हमारी कर रहे हैं तो नागरिकता जांच का भी टेस्ट हम लोग फेस करके उसको हम लोग क्या करेंगे, उस मिथक को तोड़ेंगे। मिथक को कैसे तोड़ा गया? बिहार में उनको कुल मिला के 18 या 20 जो है वो है विदेशी मिले। हाँ, 20 विदेशी मिले। ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट जो बताती है कि 20 विदेशी मिले, उसमें से 13 जो थे वो नेपाली थे। बिहार में बहुत सारे लोग नेपाल से शादी करके गए, तो वो 13 लोग नेपाली थे और 3 या 4 जो थे वो ही सिर्फ मुसलमान नाम थे, जिसको वो कह सकते हैं कि उधर से बॉर्डर पार से आए। और वो जो है जो हम जानते हैं, और ये आपकी SIR की ट्रेनिंग है यहाँ, लेकिन SIR की ट्रेनिंग एक तो सरकार की ओर से कराई जा सकती है, तो आप लोग सरकार की ट्रेनिंग में जाएंगे, लेकिन हमारा जो है हम ये जो है लोकतांत्रिक अधिकार को बचाए रखने वाला हम लोग जनसंगठन है। तो हम ये बता रहे हैं, हमारा मानना ये है कि ये नो SIR करके लिखा है यहाँ पे नो SIR का एक मैं पहना हूँ। और अभी मैंने ये आप बोल रहे थे भारत जोड़ो अभियान का एक जन सुनवाई हुआ, PUCL करके है, तो कई जो है जन संगठनों में जन सुनवाई की और वो जो है जो लोगों को मृत बताया गया था, जो लोगों को डिलीट किया गया था लिस्ट से, है ना? जो किन लोगों को डिलीट किया जाता है? जो लोग मर गए हैं, जो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग। तो हम जानते हैं कि कोर्ट में जो है मृत लोगों को पहुंचा दिया और वहां पे मृत लोगों ने कहा सर मैं तो जिंदा हूं, मेरा काहे वोटर लिस्ट से नाम कर दिया। तो यही चीज यहाँ पे भी होने वाली है। और इसकी राजनीति ये भी है कि बंगाल में जो चुनाव हुए उसमें 90 लाख वोट काटे गए, 90 लाख लोगों का नाम काटा गया। उसमें से 27 लाख ऐसे लोग थे जो तार्किक विसंगति में कंप्यूटर ने डिलीट कर दिया, कंप्यूटर के द्वारा नोटिस जारी कर दिया। 27 लाख लोगों को कंप्यूटर ने नोटिस जारी कर दिया, तो 27 लाख लोगों के लिए का केस को कैसे डील किया जाए? तो ट्राइब्यूनल बिठाया गया। जज उड़ीसा, झारखंड और मैंने बिहार के जो कुछ वकील वगैरह थे, मैंने जज लोगों को वहां पे ट्राइब्यूनल बिठाया गया। वो ट्राइब्यूनल जो है अभी मेरे मस्तिष्क में नहीं आता, लेकिन करीब 200 केसेस पे ही काम कर सका। 27 लाख केस पे नहीं, 1 लाख केस पे भी नहीं काम कर सका। 10,000 केस में काम किया और 10,000 केस में 90% लोगों को पास कर दिया, ठीक है। और बाकी जो है मतलब 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया। क्यों नहीं देने दिया? क्योंकि कंप्यूटर ने उसको बाहर कर दिया था, और क्योंकि
जो जज लोग थे वो 27 लाख केस तो डील कर ही नहीं सकते थे इतनी जल्दी में, 1 महीने में। तो वहां पे चुनाव था, 27 कोर्ट में गया मामला और कोर्ट में जज ने कहा अरे क्या होता है, अरे इस बार नहीं दिया तो क्या हुआ, अगली बार दे दीजिएगा। 27 लाख लोगों ने जो है उसके बारे में बोला कि वोट नहीं दिया तो अगली बार दे दीजिएगा। खैर ये बात है। तो इसकी राजनीति ये है कि अभी तो यहाँ पे वोट नहीं होगा, अभी तो 2-3 साल बाद है, लेकिन इसी के बहाने ये लोग जो है अपने चुनाव आयोग जो है वो पाकुड़ और साहेबगंज में क्या उठाएंगे, वही डेमोग्राफी का सवाल उठाएंगे और बोलेंगे कि पाकुड़ और साहेबगंज में जो है उधर बॉर्डर से लोग आ गए हैं, सबसे ज्यादा उधर नंबर में। तो साथ ही मैं ये वापस आ रहा था इस पे, ये इसकी राजनीति है और राजनीति ये है कि वो जो है नागरिकता जांच कर रहे हैं और वो नागरिकता जांच में खास तौर से कुछ समुदाय को वो तंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जब गणना प्रपत्र आएगा 1 महीना, गणना प्रपत्र जो है 30 जून से 29 जुलाई तक, गणना प्रपत्र में आपको सिर्फ फोटो चिपकाना है और इसको भरना है और हस्ताक्षर करके देना है, इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है इसके साथ। इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है आप देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा जो है उसको आप लाल वाले पर्चे में देखिए, लाल वाले पर्चे में देखिए नीचे वाले हिस्से में दिया है, ये जो मतलब नीचे वाला ये जो देखिए यहाँ पे सफेद वाला ये असली फॉर्म है, लाल वाला नकली फॉर्म है, वो हिंदी में है। ये जो असली फॉर्म है इसमें यहाँ पे एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, एक बाएं कॉलम है, दाहिना कॉलम है। बाएं कॉलम में लिखा है कि जो है वो वहां पे देना है आपको पिछले एसआईआर मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। ठीक है, डिटेल्स ऑफ इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर कब हुआ था? 2003 में हुआ था, ये लोग कहते हैं, और उस 2003 की सूची को वो सबसे प्योर मानते हैं। प्योर मानते हैं मतलब कि सबसे शुद्ध है, और उसमें जो है सबकी नागरिकता जांच हुई हो चुकी है। 2003 में जो है जिसका भी नाम है वो नागरिकता जांच की उनको वो जांच नहीं होगी उनकी करीब करीब। तो इसमें जो है अगर आपका नाम मतदाता 2003 की लिस्ट में है तो इसमें आपको अपना नाम भरना है, आपका एपिक नंबर था, एपिक नंबर होता है तो एपिक नंबर लिखेंगे। एपिक नंबर 10 डिजिट का होता है, वो कुछ वो ऐसे करके होता है, वो होगा। और कई बार होता ये भी हो सकता है कि 2003 वक्त की लिस्ट में एपिक नंबर ना हो, तो अगर लिखा हुआ है एपिक नंबर तो उसको लिखेंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं लिखेंगे। रिश्तेदार का नाम लिखेंगे, रिश्तेदार का नाम, क्योंकि अगर शकील जी हैं, शकील जी के पिताजी बशीर हैं, तो बशीर जी का नाम लिखा होता है ना, वोटर कार्ड में इस तरह से लिखा रहता है ना कि शकील पिता बशीर, इस तरह से लिखा रहता है। या फिर माता का नाम हो सकता है, पिता का नाम नहीं हो, माता का नाम लिखा होगा फरजाना या कोई भी, तो इस तरह से जो भी लिखा है वो नाम लिखना होगा। संबंध लिखना है, आप हिंदी वाला देखिए, बाय वाला कॉलम संबंध मतलब वो आपकी माँ है, पिताजी है, क्या लिखना है। जिला लिखना है, राज्य लिखना है, और विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना है, आप जो उस समय कौन सा विधानसभा क्षेत्र था वो, हाँ, और बूथ नंबर लिखना है और क्रमांक नंबर लिखना है। ठीक है, ये जो 2003 का जानकारी लिखना है इधर बाएं तरफ। तो बूथ नंबर जो अभी का बूथ नंबर है वो नहीं लिखना है आप,
वो 2003 में जो बूथ था वो लिखना है आपको, ठीक है। 2003 का जो जानकारी है वो यहाँ पे आपको भरना है जैसा। और अगर आपका नाम जो है अब पहले शकील खान था, अभी जो है मतलब अभी आप रिजवान मतलब कुछ और मोहम्मद शकील खान कर दिए हैं उसको, तो आपको जो लिखना है वो वही लिखना है जो 2003 की सूची में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2003 की सूची में जो नाम लिखा है उसको वैसा ही लिखना है। 2003 की सूची में जो असेंबली विधानसभा क्षेत्र लिखा है वैसा ही लिखना है, बूथ नंबर लिखना है, क्रमांक लिखना है जो 2003 की सूची में है। अगर आपका 2003 की सूची में नाम है, या अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपके बारे में बात है नहीं। अगर ये सभी लोगों को मिलेगा, ये फॉर्म किसको मिलेगा? जिसका 2024 में नाम है, 2025 में नाम है, 2026 में नाम है, जिसका भी नाम है, ठीक है। तो उस सभी को ये मिलेगा और उसको भर के देना है। तो अगर आपका नाम वो जो भर के दे रहा है वो 2003 की लिस्ट में है तो आप ये भरेंगे, नहीं तो फिर अगर आपका नाम नहीं है तो आप ये दाहिना वाला फॉर्म भरेंगे, दाहिने वाला हिस्सा भरेंगे, राइट वाला जो हिस्सा है आपका नाम नहीं है 2003 की लिस्ट में, आपके माता पिता या आपके दादा दादी या आपके नाना नानी उनका जो है वहां पे डिटेल भरना है। अगर आपका अगर जो ये फॉर्म भर रहा है उसका नाम नहीं है 2003 की लिस्ट में, तो वो लेफ्ट वाला कॉलम खाली छोड़ देगा, तब वो राइट वाले कॉलम में चला जाएगा और राइट वाले कॉलम में उसको माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का डिटेल भरना होगा जो उनका 2003 की सूची में है। जैसे अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, बूथ संख्या या क्रमांक संख्या जो है जैसा है वैसा ही डिटेल उनको यहाँ पे भरना, दाहिने वाले में भरना पड़ेगा। हाँ, ये जो है एक तरह से मैपिंग जो अभी हो रही है उसी मैपिंग को यहाँ पे एक तरह से भरने का स्पेस है। जैसे जिसकी मैपिंग नहीं हुई, मान लीजिए जिसकी मैपिंग नहीं हुई वो भी भर सकता है। वो उसको अगर दिखेगा अरे मेरा नाम तो यहाँ पे था लेकिन इन्होंने मैपिंग वालों ने ठीक से देखा नहीं है, तो वो इसको दाहिने वाला वो भर देगा, ठीक है। तो ये है ये जो बाएं और दाहिने वाला कॉलम है ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे 2003 का जो विवरण दिया हुआ है, जो नाम दिया है, जो विधानसभा का संख्या दिया है, जो बूथ का नाम दिया है या बूथ का संख्या दिया है, जो क्रमांक दिया है वही लिखना है जो 2003 वाले में इसमें दिया हुआ, ठीक है। और 2 रंगीन फोटो, और इसको जब भी आप इसको साइन करके देंगे तो साइन करके जब देंगे तो एक कॉपी अपने पास जरूर रखेंगे। और ये लोग का, और जितने लोग भी गणना प्रपत्र भर के वापस देंगे उनका नाम ड्राफ्ट सूची में आएगा, जो 4 अगस्त को ड्राफ्ट सूची होगी। मैपिंग के बारे में आपको फिर से बता दें, जिसकी मैपिंग नहीं हुई है वह सूची सीईओ झारखंड, सीईओ मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड, जो झारखंड सरकार का हिस्सा नहीं है न ही केंद्र सरकार का हिस्सा है, वो केंद्रीय चुनाव आयोग का हिस्सा है। और केंद्रीय चुनाव आयोग का हिस्सा उसकी जो सीईओ झारखंड है उसकी वेबसाइट में दिया हुआ है, बूथ वार वहां पे संख्या दिया हुआ है। आप जिला डालेंगे, विधानसभा डालेंगे, बूथ डालेंगे, वहां पे पीडीएफ फाइल निकल आएगी, पीडीएफ फाइल दिख जाएगी कि किसकी मैपिंग नहीं हुई है, ठीक है। और अगर आपको 2003 की एसआईआर लिस्ट देखनी है तो आपको वो भी 2003 की एसआईआर लिस्ट भी सीईओ झारखंड की वेबसाइट पे है, उपलब्ध, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। और जो है एक
एक तो है बिल्कुल घबराना नहीं है, लाइन में लगाने का इनका जो है ये तरीका है, और उस लाइन में लगाने का हम हर समय लड़ेंगे। ये जो नीला वाला डॉक्यूमेंट है, नीला वाला, देखिए पर्चा कभी इतना महीन छोटा छोटा नहीं छिपता, हाँ, लेकिन हम जो है ना, ये 30 सवाल जो है, ये जो कागज है ना नीला वाला, ये तो हमने बनाया है, ये लाल वाला पर्चा हमने बनाया है, हाँ, नीला वाला पर्चा जो है उसका सिर्फ हेडिंग हमारा है, नीले वाले पर्चे का सिर्फ हेडिंग हमारा है, हाँ, नीले वाले पर्चे में जो कुछ लिखा है वो झारखंड सरकार की वेबसाइट से निकाला है। झारखंड सरकार नहीं, सीईओ झारखंड, चुनाव आयोग झारखंड की वेबसाइट पे उन्होंने 30 सवालों के जवाब दिए हैं। आप वो पीडीएफ फाइल खोलेंगे तो वहां पे एक पीडीएफ फाइल में हिंदी में भी दिया है, अंग्रेजी में भी दिया है, 30 सवाल के जवाब दिए हैं। वो 30 सवाल में से हमको लगा कि 15 सवाल, कुछ 15-16 सवाल कुछ इंपॉर्टेंट है जो अभी भेज देने चाहिए, तो उसमें हमने से वहां से कॉपी करके यहाँ पे छाप के आपको दे दें, क्योंकि सब लोग तो उसको नहीं पढ़ सकते। इसमें दिया हुआ है, इन सवालों में दिया हुआ है कि मैपिंग जिसका नहीं हुआ उसको क्या होगा, मैपिंग जिसका नहीं हुआ उसमें केंद्र चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि जो मैपिंग जिसका नहीं हुआ वो लोग अपना गणना प्रपत्र भर दें, और गणना प्रपत्र भर देंगे तो उनका ड्राफ्ट सूची में नाम आ जाएगा, और ड्राफ्ट सूची में नाम आ जाएगा, उसके बाद नोटिस भी आएगा, और नोटिस आने के बाद आपको इन 11 दस्तावेज में से जो है वो दस्तावेज लेके आना होगा, और एक वहाँ पे मौखिक की वो जो है सारी कार्रवाई होगी और वहाँ पे पास वो करेंगे। तो ये जो है, इसलिए मैपिंग के बारे में जो है आप ये स्पष्ट रखें कि मैपिंग नहीं हुई तो भी आपको ये, लेकिन आपको जो 11 दस्तावेज है वो 11 दस्तावेज जो है वो आप जो है वो 11 दस्तावेज क्या है वो आप समझ लीजिए कि 11 दस्तावेज में सब कुछ है, लेकिन अभी क्या नहीं है उसमें आपका वोटर कार्ड नहीं है। वोटर कार्ड अभी 11 दस्तावेजों का हिस्सा नहीं है। आधार भी आपका 11 दस्तावेजों के उसमें नहीं है, लेकिन वो बोला है कि आप उसको साथ में ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा, उन्होंने ये बोला। हाँ, पैन कार्ड भी नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं, हाँ, ये लिखा नहीं, ये नहीं, वो है सर 11 वो लिखा हुआ नहीं, हाँ, हाँ, और इसमें क्या नहीं दिया है, इसमें अगर आप रैयती हैं, मतलब जमीन का कागज वो भी नहीं दिया, इसमें वो दिया है कि जिसको सरकारी जमीन अभी दी गई है, आवंटित की गई है, या सरकारी घर अभी आवंटित है, तो उसका डॉक्यूमेंट होगा तो वो अटैच कर सकते हैं। तो आपको इंदिरा आवास मिला, ये मिला, तो आप वो डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो वो उससे शायद काम हो जाएगा। लेकिन जो पुराने वाले रैयत हैं, माने कि जो पूरी 50 साल 100 साल से रह रहे हैं, उनका अगर आप पुराना रैयती खतियान लेके जाएंगे तो वो शायद नहीं चलेगा। लेकिन वो खतियान यही है कि खतियान जो है वो आपको मदद करेगा, बोलेंगे हाँ हाँ आपका खतियान, अच्छा आपका उसका, आप उनके बेटे हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं, अच्छा ठीक है ये कर देते हैं, पास कर देंगे। जैसे बहुत सारा सवाल आ रहा है, हमारे पिताजी का तो नहीं है, दादाजी का नहीं है, अरे बड़े पापा जो है या फिर चाचा जी का हम दे देंगे, है ना। तो ये तो सब जो है वहां पे जब आप सुनवाई में जाएंगे, वहां पे जो ईआरओ बैठा होगा, रिटर्निंग ऑफिसर, वो ही डिसाइड करेगा। हाँ सर, इसमें लिखा हुआ है 10वीं या कोई और पढ़ाई की सर्टिफिकेट, हाँ, मान लीजिए 10वीं तक पहुंचा नहीं, 7वीं ही में वो स्कूल छोड़ दिया। तो अभी हाँ, अभी मैं बस इतने पे ही आपको चाहता हूँ, ठीक है, आप बात करते हैं। हाँ चलिए सर, चंद सवाल से कर सकता हूँ इसी से रिलेटेड, अभी मैं वही मुझे जानकारी उपलब्ध कराई, वहां से ये जानकारी मिला कि इसमें कोई भी बैठक उनकी नहीं हुई है,
ये सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ये लोगों ने शायद पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया। ये है लोकतंत्र का स्थिति। तो और दूसरी बात जो आप बता रहे हैं अभी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की, तो ये बिहार में नहीं था, ये इनके पास में कुछ है नहीं, कभी यहाँ कुछ बना देंगे, कभी वहाँ कुछ बना देंगे, कभी वहाँ कुछ बना देंगे। जैसे बंगाल में 91 लाख लोगों का नाम कटा, जिसमें 27 लाख तो जिनके पास जेन्युइन वोटर थे, आप उनका नाम चला गया और 10-15 कहे उसमें से अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठाए थे एक मजिस्ट्रेट को, उससे पूरा हो नहीं पाया। तो झारखंड में क्या होगा, यहाँ क्या नया रूपरेखा बनेगा, यदि हम लोग अंधकार में आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा, नए नए चीजों को देखने को मिलेगा। हम चाहेंगे रिसीविंग भी लेना है, एक सवाल है, रिसीविंग भी लेना है करने के लिए, तो आपको मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। हाँ, इसी वजह से इससे जो फॉर्म इसके बारे में डिटेल में चाहूँगा जियाउल्लाह भाई हाँ। मतलब साथियों, अभी हम लोग SIR पे बहुत सारी चीज़ें आ गई है, बहुत सारी चीज़ें सवाल भी आए हैं, जवाब भी आपको मिल रही हैं। कुछ चीज़ों के बारे में मैं अभी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी एक चीज़ें आ रही थी कि ऑनलाइन के तो मैं तो सजेशन यही दूंगा कि आप जितने लोग हैं सब ऑनलाइन करें। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप देखेंगे कि अदर स्टेट में, बंगाल में या यूपी में या बिहार में जो हुआ, सारे लोगों का नाम आने के बाद भी बंच में लगभग एक बूथ में या एक कंस्टिट्यूएंसी में 400-500 लोगों के नाम जो है वो काट दिए गए और उनको मालूम तक भी नहीं पड़ा। तो जो गलतियाँ अदर स्टेट में हुए हैं, अगर वही गलती हम लोग के यहाँ भी होगी तो हम समझते हैं कि कोई चीज़ हमने सीखी नहीं। तो उन स्टेट्स से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और जब हम फॉर्म भरें तो उसमें अपना मोबाइल नंबर अवश्य भरें, मतलब ज़रूर डालें और उसको रजिस्टर करें। उसको OTP फिर आएगा, OTP के आप जनरेट होगा, वो आप डालें, उसके बाद आप पूरा फॉर्म फिल करें। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप फॉर्म नंबर 6 जो है वो नया वोटर जिनका 18 साल होता है वो फॉर्म भर करके उसे वोटर रजिस्टर में वो नाम अपना ऐड करा दें। फॉर्म नंबर 7 है कि वो डिलीट करने वाला है कि कोई भी आपके खिलाफ अगेंस्ट में कंप्लेन करेगा उसको भर के कि ये तो यहाँ नहीं रह रहा है, ये डेथ कर गया, ये वो कर गया, तो आपका वो वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। और फॉर्म नंबर 8 ये जानकारी लोगों को चाहिए और अभी बहुत काम आने वाला है। फॉर्म नंबर 6 जो है वो नए वोटर को अप्लाई के लिए, 7 जो है वो डिलीशन के लिए, डिलीट करने के लिए, और फॉर्म नंबर 8 जो है वो करेक्शन के लिए। अगर नाम के स्पेलिंग में अगर मिस्टेक है तो उसको कर सकते हैं, एड्रेस में अगर कोई मिस्टेक है तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अगर मिस्टेक है तो वो आप कर सकते हैं, फोटो भी आप तो ये कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये आप लोगों से ये गुजारिश भी करूँगा कि ये 2 फॉर्म जो है कम से कम 6 और 8 वो उसको अभी आप ऑफलाइन कहीं से मिलता है गेलो के जरिए से या एग्जामिनेशन के जरिए से, तो वो आप रख लें, पंच में रख लें, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, उस वक्त मिलेगा। तो हम ये कह रहे थे ऑनलाइन का। अब ऑनलाइन में अगर आप मोबाइल नंबर आपने डाल दिया लिस्ट में, अगर आपका वो आ गया या नहीं भी आया, और अगर मान लीजिए किसी के जरिए से कोई शरारत की गई या कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, जो पूरा SIR आप देखेंगे ये कॉन्स्पिरेसी पे ही बेस्ड है और बहुत हद तक ये चांसेस है कि बहुत लोगों के नाम इसी तरीके से काटने की कोशिश की जाएगी और कटे भी। तो हमें अवेयर रहना है और अगर हम मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे तो कोई भी हमारे वोटर ID से या फिर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन या मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आप फिर अगला स्टेप उठा सकते हैं। नहीं तो अगर आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आने के बाद भी आप देखें कि है और आप सो गए, आप मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हुआ था, तो हो सकता है बहुत चांसेस है कि आपका नाम कट जाएगा। फाइनल जब लिस्ट आएगा तो आपका नाम देखेंगे या मेरा नाम उसमें लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। तो ये बेनिफिट इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो मोबाइल नंबर जरूर आप अपडेट कराएंगे उसको, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। जी मेरा एक सवाल है कि हम लोग जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करें, घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए अलग नंबर रहेगा या फिर हर इंडिविजुअल के लिए सेम नंबर रहेगा? अलग डालें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब इसका कोई जरूरी ऐसा अलग घर में 2 नंबर और 4 सदस्य हैं, डबल डाल सकते हैं फैमिली मेंबर में। आप
आप जिसको देखते होंगे फोन को नहीं रखना है लेकिन नंबर को चालू देखिए रखना है। हम समझते हैं कि अगर हर घर में अगर 3 सदस्य हैं तो हम तो देखते हैं कि 3 लोगों के पास मोबाइल है। आप नंबर है तो आप डाल सकते, अगर नहीं है तो आप भाई बहन या माँ का किसी का भी डाल सकते हैं। जिस तरह बैंक में डालते हैं उस तरह से। हाँ, एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी जो एक चीज मैंने बताया, एक चीज और अभी इम्पोर्टेंट है। परवीर जी ने पूरा फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस बताया आपको, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन उसको बहुत ही केयरफुली करने की जरूरत है। जिस तरह से आप बैंक में अगर आप भरते हैं फॉर्म, उससे भी ज्यादा केयरफुल होकर के आपको फॉर्म भरना है। नहीं तो अगर एक मिस्टेक अगर होगा तो आपका हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। तो यूपी में हम लोगों ने देख लिया, इसलिए बहुत ही केयरफुली आप जब भी भर रहे हैं तो एक एक स्पेलिंग को चेक करके भरें। ये मैं सिर्फ ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है और जो चीजें जो हुई है उसके आप बेसिस पे ये कह रहा हूँ। दूसरी चीज ये है, अभी कई लोगों ने डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा या क्या है नहीं है, तो परवीर जी ने ये क्लियर किया और अर्जुन भाई ने ये कर दिया है कि जिनका मैपिंग हो जाएगा या हो गया है उसको जब एनुमरेशन फॉर्म भरेंगे तो कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, ये क्लियर है। और जिनका मान लीजिए कि ये आ गया, नोटिस आ गया कि आप प्रूव करें कि ये आप कैसे हैं, ये चीज़ कैसे है, आपका नाम में गड़बड़ी है या एज में मतलब डिफरेंसेस है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उन डॉक्यूमेंट में इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट सुझाया, ये 11 डॉक्यूमेंट ही दे सकते हैं, उसके अलावा कोई बहुत सारे लोगों ने कहा कि 7th का दे सकते हैं टेंथ सर्टिफिकेट, ये 7th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्या नहीं लगेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आधार के बारे में भी कहा, बिहार में वो किया गया था, फिर दूसरे स्टेट में जब हुआ तो उसको भी हटा दिया था, तो आधार भी आप नहीं दे सकते। ये 11 डॉक्यूमेंट इसमें मेंशन किया हुआ, जो मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। पहला जो है वो जन्म प्रमाण पत्र है, दूसरा है पासपोर्ट है, तीसरा जाति प्रमाण पत्र है, और चौथा जो है वो मूल निवास प्रमाण पत्र है। नेक्स्ट है परिवार रजिस्टर की नकल, और फिर आगे है वन अधिकार प्रमाण पत्र, 10वीं या कोई और पढ़ाई का सर्टिफिकेट, यानी 10वीं से ऊपर, नीचे का नहीं, 12th का है या ग्रेजुएशन का है, तो ये सब चीज़ें दे सकते हैं। सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागजात, 1 जुलाई 1987 से पहले की सरकारी आईडी या सर्टिफिकेट, और सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन के कागजात, और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC, ये सिर्फ आसाम में हुआ है, बाकी जगह पे ये नहीं हुआ है। तो ये क्या है सर्टिफिकेट चलेगा ना जी हाँ। तो ये देखो 2003 के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो तो एक्सेप्ट है नहीं। हाँ जी हाँ 11 में एक ही दे देना है। जी 11 में का जो है हाँ उस पे भी आ रहा है, कुछ लोगों को एक देना होगा। 2022 में बनवाए डेथ सर्टिफिकेट, तो वो है सर्टिफिकेट इसमें नहीं लिया जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट ये जन्म नहीं 11 में नहीं ना है डेथ सर्टिफिकेट। परिवार रजिस्टर की नकल क्या है? 11 है उसकी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप मान लीजिए जन्म मेरा 1981 का है और जन्म प्रमाण पत्र बना है 2007। हाँ भाई जन्म प्रमाण पत्र है ना, हाँ हो जाएगा। चलेगा, वो चलेगा, वो डेडलाइन नहीं देखा जा रहा है कि ये चलेगा या नहीं। या बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे आवासीय बना हुआ है या जाति बना हुआ है, वो बहुत पुराना बना हुआ है, तो वो चलेगा क्या? वो चलेगा, वो बल्कि और आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जितना पुराना है वो आपके लिए उतना मजबूत है। ठीक है, एक आप जो कह रहे हैं परिवार रजिस्टर की नकल, परिवार की एक सूची बनती है सरकार के तरीके से, उसकी बात नहीं करते। तो ये चीजें हैं। अभी एक सवाल आया था कि क्या एक ही डॉक्यूमेंट 11 में से एक ही डॉक्यूमेंट लगे जाता है? एक डॉक्यूमेंट भी लग सकता है, 2 डॉक्यूमेंट भी लग सकता है, 3 डॉक्यूमेंट भी लगेगा। अब किनके लिए एक डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। जिनका 1 जुलाई 1987 से पहले और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, क्या है 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है और 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसे कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोटर लिस्ट की जो फोटोकॉपी है उसको आप लगा दीजिएगा, वो चल जाएगा। उसके बाद है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले तो हुआ है लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं, उनको 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना। अब आप लोग सब लोग चेक कर लें कि अगर इस ये पे आ रहे हैं, इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो हमारे पास ये 11 डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट है या नहीं। अगर नहीं है वो कैसे तय करेंगे? जी डेट ऑफ बर्थ वो कैसे तय करेंगे? आधार कार्ड में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, बहुत सारा तो ऐसा है।
उसको कैसे तय तो करेंगे? फिर तो उसको आपको ठीक करवाना होगा। उसको लिए आपको ठीक कराना होगा। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आधार कार्ड में हमारी है नहीं। सर ये आप अगर अभी भी किसी और दुनिया में खोए हुए हैं तो अलग बात है। नहीं, किसी और जब की नहीं आधार पूछ कार्ड में हाँ। पैन कार्ड में अलग है तो आपको सुधार तो पहले से करा लेना है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज ये है कि 6 बच्चों पे नोटिस आएगी, लेकिन किसी के 8 बच्चे वो हैं तो फिर वो तो मैप कराएंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नोटिस आएगी, हम नोटिस का जवाब देंगे। समझ गए ना? जो चीजें मांगी जाएगी हमसे, जो सवाल किया जाएगा उसका हम जवाब देंगे, उसका डॉक्यूमेंट देंगे। इसीलिए देखिए ये प्रोग्राम तो इसीलिए किया जा रहा है ना अभी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। हमारे सवाल का मकसद ये था कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है उसका वैल्यू है। आधार को माना ही नहीं गया है। माना ही नहीं गया। तो फिर एक मतलब जो भी है 187 पहले उसको हम कैसे तय करेंगे? देखिए वो जब आपके पास फॉर्म आएगा तो आपको भरना है, ठीक है, आपको भरना है। जन्म पर आपको पहले से तय करना होगा आपका जन्म का कुछ क्या सही है और क्या आप प्रूव कर सकते हैं। हम इसलिए पूछ रहे हैं, देखिए जब बात आ रही तो पूछ जाना चाहिए कि हमारी एक बहन है, हाँ वो 7th पढ़ के हटा दी, मतलब छूट गई, स्कूल नहीं गई, लेकिन उसको जो टीसी मिला है उसमें जन्म लिखा हुआ है 94, तो उसी को माना जाएगा। नहीं आप अभी एक मिनट, क्या 2003 से उनका मैपिंग हुआ है? हाँ हो गया है। फिर इसके बाद की जरूरत ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि 1 जुलाई 1987 से पहले आपका जन्म लेकिन है। मसला ये है कि मैंने देखो इसमें 2 बहनें हमारी वो टकरा रही हैं कि सन एक ही है, 4 महीने की छोटी बड़ी है, उसको तो बता दिया गया उसको ना, अनमेट में करना है। जवाब आ गया। तो उसमें देखना है हम लोगों को, सबको चेक करना है कि सेकंड नंबर पे जो है इसमें, तो उसमें कौन कौन लोग अगर कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास है, अगर नहीं है तो उसकी आज से फिकर, अब बल्कि अभी से आप उसकी कोशिश में लग जाइए कि हम कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे हम अवेलेबल करा सकते हैं। ये उसके बाद है तीसरा जो है 1 जुलाई 1987 से पहले और 2 दिसंबर 2004 के बीच इनका जन्म हुआ है, तो उनके लिए 2 डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होगी। एक तो अपना डॉक्यूमेंट, एक माँ या पिता दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना। क्लियर है ना? एक अपना डॉक्यूमेंट और अम्मी या अप्पू में से कोई एक डॉक्यूमेंट। और तीसरा जो है, चौथा जो है वो जिनका जन्म 2 दिसंबर से 2004 के बीच हुआ है, उसके लिए 3 डॉक्यूमेंट देना होगा। एक अपना देना होगा, एक माँ का देना होगा और एक पिता का देना होगा, बाप का देना होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट देना होगा। तो किसी के लिए एक डॉक्यूमेंट लगे, किसी के लिए एक भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी के लिए एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है, किसी के लिए 2 और किसी के लिए फिर 3 डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया के अनुसार। तो यही माइंड मेकअप कर लीजिए, 11 डॉक्यूमेंट यही है, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं। जैसे जमीन के कागजात के लिए भी लोग कह रहे हैं, ये भी नहीं है या और कुछ दूसरी चीज जैसे कहा जा रहा है कि आर्मी हुई या फौज में जो है उनका कुछ चलेगा क्या, वो भी मेंशन नहीं है। तो यही 11 डॉक्यूमेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने ये किया है। तो यही 11 डॉक्यूमेंट्स में जिनके पास अगर नहीं है, इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो वो अभी से बनाने की कोशिश करें। तो हम एक सोचते सवाल हैं इसमें से सवाल है जी। कि 10वां या कोई और पढ़ाई के सर्टिफिकेट, अगर कोई ऐसा आदमी है या कोई ऐसा बच्चा है जो ढंग है, मगर वो 10वां या और कोई पढ़ाई के सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है और इसमें तीनों सभी लोग कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तब वो क्या करेंगे? तो बनाने की जरूरत है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। पहले बनाता है सब। और फिर अभी आप जब मैंने कहा कि ये पासपोर्ट आप अप्लाई कर दें, पासपोर्ट बन जाएगी, जाति बन सकता है, आवासीय बन सकता है, लेकिन लगना पड़ेगा लगना उसके पड़ेगा। उसके लिए। देखिए अभी मैं हर जगह में जब प्रोग्राम ये देता हूँ तो मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अगर हमको 1-2 टाइम की खाने की जरूरत अगर ये है, नहीं मिले तो हम नहीं खाएं, लेकिन ये काम को हम कर लें। खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए आज ये है, ताकि हम कोई मुसीबत में या कोई ये में नहीं, ऐसा नहीं हो कि हम आपको कह दिया जाए या हमें कह दिया जाए कि ये फॉरेनर है, हम आप प्रूफ ही नहीं कर सकते, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। तो इसलिए हमें आज अभी फिक्र करने की जरूरत है। अगर हम आज अगर कोशिश कर लेते हैं तो शायद हम उसमें प्रॉब्लम में नहीं फंसे।